हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके आगे के स्टडीज़ के लिए। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आप इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी हो जाएगी आपके पास, और बहुत सारे ऐसे जो आपके मन में उलझन हुआ करते होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एक दो टर्म यूज हुआ है, लाइफ एंड प्रोसेसेस। तो प्रोसेस तो आप लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ का होने की क्रिया या होने के क्रम को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन पहला वर्ड है लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है? ठीक है, लाइफ हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? तो लाइफ मतलब वो चीज़ जो कि लाइफ किस में होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक है, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर लाइफ होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि लाइफ किनके अंदर होता है? तो लिविंग बींग्स के अंदर। तो लिविंग बींग्स हैं कौन? ठीक है, आखिर लिविंग बींग्स हम कहेंगे किसको? तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है लिविंग बींग्स के बारे में, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे हम लोग लिविंग बींग्स बोलेंगे किसको। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि कुछ एनसीईआरटी के टेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे कि इंसान चल रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है, तो ये लिविंग बींग्स है। हम लोग मान लेते हैं कि जो कुछ काम कर रहा है वो लिविंग बींग्स है। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है इसका मतलब वो लिविंग बींग्स है। लेकिन क्या वो कुत्ता लेट गया, सो गया ज़मीन पे, तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है? तब भी वो लिविंग बींग्स है। तो यहाँ पे पहली बात आ रही है कि मूवमेंट की, कि जब अगर किसी भी चीज़ में मूवमेंट हो रही है तो आप समझते हैं क्या वो लिविंग बींग्स है। लेकिन अगर मूवमेंट रुक गई तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं होगा? तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो कुत्ता था वो सो गया तो वो भी एक लिविंग बींग्स है। फिर हम उसमें क्या देखते हैं कि जो कुत्ता है उसका रिस्पायरेशन हो रहा है कि नहीं, ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कि ब्रीदिंग, वो कुत्ता जो था उसका पेट ऊपर नीचे होते रहता है। या फिर आप मोटे इंसान को देखिए, जब सोते हैं तो उनके पेट के ऊपर फोन रख दीजिए, ऊपर नीचे होते रहता है। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जब मूवमेंट होगा तो एक और चीज़ होनी चाहिए जो कि ब्रीदिंग है। ठीक है, क्या ब्रीदिंग? मतलब कोई भी लिविंग बींग्स जो है वो ब्रीदिंग करेगा, विदाउट ब्रीदिंग कोई भी लिविंग बींग्स नहीं रह सकता है। तो पहली बात है मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट, हर कुछ के मूवमेंट को हम लोग लिविंग बींग्स नहीं बोल सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ में मूवमेंट है तो उसको लिविंग बींग नहीं बोल सकते हैं। कैसे? जैसे फैन चलता है, चलते रहता है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो क्या लिविंग बींग्स है? नहीं है। गाड़ी चलती है, बसेस चलते हैं, तो ये सब लिविंग बींग्स है? नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि मूवमेंट भी होना चाहिए और प्लस ब्रीदिंग भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ब्रीदिंग। ये दो बातें हुई। अब तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि अगर मूवमेंट का बात करेंगे कि ब्रीदिंग और मूवमेंट दोनों का लोग देखते हैं, तो अगर हम प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में आप देखेंगे कि ना तो आप प्लांट्स में ये देख पाते हैं कि वो उसमें मूवमेंट हो रहा है और ना ही उसको देख पाते हैं कि वो ब्रीदिंग कर रहा है। तब आप कैसे समझेंगे कि वो प्लांट जो है वो लिविंग बींग्स है कि नॉन लिविंग बींग्स है? तो फिर आप बोलेंगे क्या कि सर हम लोग उसमें देख लेंगे उसके पत्ते अगर हरे हैं तो वो जीवित है, लिविंग बींग्स है, अभी जिंदा है वो। अगर हरे नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि नॉन लिविंग बींग्स है। लेकिन कुछ ऐसे ही प्लांट्स आपको मिल जाएंगे जो कि जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते हैं, हरे नहीं होते हैं। ठीक है, येलो मिल जाएगा आपको पत्ता। ठीक है, किसी का रेड भी मिल जाता है, रेडिश टाइप का। तो इस टाइप के हो सकते हैं, पर्पल कलर का पत्ता भी होता है। तो आप क्या उसको लिविंग बींग्स नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले मूवमेंट होना चाहिए, दूसरा ब्रीदिंग होना चाहिए उसमें, तीसरा क्या, तीसरी जो बात है वो ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, उनका शरीर का आकार बढ़ेगा। अब ये जो ग्रोथ होगा आप इसको देख नहीं पाएंगे। जो प्लांट्स में ग्रोथ होगा या एनिमल्स में भी जो ग्रोथ होता है इसको आप डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये जो ग्रोथ है बहुत स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है। तो आप उसको एक टाइम इंटरवल के बाद देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उसमें ग्रोथ हुआ है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसमें ग्रोथ हुआ है कि नहीं। एक जैसे मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया आम का, और आम के पौधे को दूसरे को लोग देखभाल करते रहे और 5 साल बाद आकर मैं देखूंगा तो वो पौधा बहुत बड़ा हो चुका होगा, वो एक पेड़ का रूप ले लिया होगा। तब हम लोग बोल देंगे क्या कि यहाँ जो 5 साल का गैप हुआ इसमें हमको दिखा क्या, पौधे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले क्या क्या हम लोग देखें, मूवमेंट होना चाहिए, दूसरी बात क्या, ब्रीदिंग होनी चाहिए, तीसरी बात क्या, उसका ग्रोथ होना चाहिए। ठीक, और चौथी बात क्या है, जो इम्पॉर्टेंट बात है कि दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस देयर ऑन इंडिविजुअल, और उनमें एक ताकत होनी चाहिए, एक शक्ति होना चाहिए
ताकि वो अपने जैसा नए संतान की उत्पत्ति कर सके, उसका रिप्रोडक्शन कर सके, तभी हम बोलेंगे कि वो लिविंग बींग्स हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एकदम देखना है। क्या? मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीदिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ये 4 चीज होगा तो उसको हम बोलेंगे लिविंग बींग्स। ठीक है, अब समझेंगे कि थोड़ा सा एक चीज और एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, और वो एक विजिबल मूवमेंट और इनविजिबल मूवमेंट का बात किया गया है। क्या? विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट और इनविजिबल मूवमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, हम लोग हाथ हिल रहे हैं, चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है हमको दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल मूवमेंट, जो कि एनिमल्स में होता है। लेकिन प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है इनविजिबल होता है, और इसको आप तुरंत नहीं देख सकते, मतलब एट ए टाइम इसको आप नहीं महसूस कर सकते हैं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो इनविजिबल मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट होता कैसे है? तो आप देखेंगे कि जो प्लांट है, जब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्लांट है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्लांट, ठीक है, ये छोटा है अभी प्लांट है, कुछ दिनों बाद ये जो प्लांट है वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये प्लांट इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके यहाँ गया, यहाँ से मूव करके यहाँ गया, तो इसमें भी तो मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। इसका जो जड़ होंगे पहले इतना तक होगा, फिर इतना तक बड़ा होगा, फिर इतना तक बढ़ गया होगा, मतलब जड़ के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। जड़ तो इसका बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है वो इनविजिबल मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। इसको अगर हम लोग एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि उसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके लिविंग बींग्स, मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मेंशन किए गए। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को कि वो लिविंग बींग्स है कि नहीं। तो हमने तो लाइफ की बात की कि लिविंग बींग्स में लाइफ होता है, और लाइफ तब होगा जब ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगे। अब प्रोसेसेस का क्या बात है? ठीक है, कि प्रोसेसेस क्या है, कि लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक है, क्या लाइफ प्रोसेस है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं, बस इतना कुछ है कि जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो हम करते हैं या अपने आप होते हैं, वो सारे एक्टिविटी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए जरूरी होता है। तो हम बोलते हैं कि ऑल दोज प्रोसेस विच आर डन बाय अ लिविंग बीइंग्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। अब समझेंगे कि ये जो हमने डिफिनेशन बात की कि लाइफ प्रोसेस है क्या, तो लाइफ प्रोसेस वो सारा प्रोसेस जो कि एक लिविंग बीइंग्स के, एक जीवित जंतु या प्राणी के शरीर के द्वारा किया जाता है, उस सारे चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस। और ये जो लाइफ प्रोसेस होता है वो उसके लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, मतलब किसी भी जीव को जिंदा रखने में मेंटेन रखता है। तो क्या ये जो लाइफ प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ इसका काम है कि लाइफ को मेंटेन रखना, या और इसका कुछ काम है? तो और भी इसके बहुत सारे काम हैं। जैसे कि जो लाइफ है, जो ह्यूमन बींग्स का अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स का बॉडी बहुत ही बड़ा होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग में। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल। सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है मिलकर बनता है क्या? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन मिलता है तो बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाता है तब बन जाता है एक ह्यूमन बॉडी। तो आप समझेंगे कि क्या ये जो ऑर्गन है या ह्यूमन बॉडी है उसको सिर्फ जिंदा रखना ही लाइफ प्रोसेस का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे टिश्यूज डैमेज भी होते हैं, कोई एक्सीडेंट की वजह से डैमेज होता है। तो डैमेज होने के क्रम में क्या होता है कि ये जो लाइफ प्रोसेस है उस डैमेज को मेंटेन भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कि मेरे हाथ पे यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, छोटा सा कट लग गया तो हम यहाँ पे ब्लड आने लगा, इसको हमने बांध दिया, ट्रीटमेंट कराया, और ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये जो कट था, जो मेरा घाव था, वो धीरे धीरे भर गया। भरने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कटा हुआ पार्ट था वो पूरी तरह से भर चुका था, और कुछ दिन बाद में आपको दिखेगा कि ये जो दाग है वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो जख्म का दाग था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो लाइफ प्रोसेस में आपके प्रोसेस इन्वॉल्व थे वो आपके बॉडी को रिपेयर भी कर दिया। क्या कर दिया? रिपेयर। तो सबसे पहली बात लाइफ प्रोसेस का क्या काम है? तो लाइफ को मेंटेन रखना। दूसरी बात क्या कि ये जो बॉडी पार्ट्स को रिपेयर भी करता है। और तीसरी बात, और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही हमारा हाइट वेट सब छोटा होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे भी हम लोग लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी का से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है
लाइफ प्रोसेस वो बॉडी ग्रोथ में भी काम आता है। तो मतलब बात कर रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस 3 चीज़ों में हमको हेल्प करता है। पहला, टू मेंटेन द लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। दूसरी बात था क्या, टू रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट्स। एंड तीसरी बात है क्या, इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं एक बार फिर से डिफिनेशन कि लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस which is performed by a living organism to maintain their life on the earth and to repair the damaged body part and last क्या, in the growth of body parts। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, ठीक है, क्या एक प्रोसेस ही है जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग सारे को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो ये कोई एक टाइप का प्रोसेस नहीं है, डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है। और इस चैप्टर में हम लोग को 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, 4 प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो देता हूँ उसका क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए हमको। तो सबसे पहले दिमाग में जो आ जाती है तो बोलता है खाना। ठीक है, हम लोग खाना खाएंगे तभी जिंदा रह सकते हैं। ठीक, तो खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी ये क्या, तो हम लोग डिफरेंट टाइप के जो वर्क करते हैं वो उसके लिए भी चाहिए होता है, और हमारा जो बॉडी अंदर ही अंदर वर्क करता है उसके लिए भी चाहिए होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जो एनर्जी हमको मिलता है वो बॉडी के आउटसाइड से मिलता है, बॉडी के इनसाइड से कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे अंदर कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है जो पावर हाउस का जो कि एनर्जी अंदर से सप्लाई देगा, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को बाहर से लेते हैं। तो जो बाहर से लेते हैं एनर्जी को, जो फूड के रूप में लेते हैं, तो ये जो फूड लेना है, ठीक है, फूड को लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग, फूड लेने का प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंजेशन। क्या बोलते हैं, जो फूड को लेने का प्रोसेस हो इसको इंजेशन बोलते हैं। अब जो हम लोग फूड लेते हैं तो फूड क्या होता है कि ऐसे जब फूड हम रोटी खा लिए तो रोटी गया पेट में, तुरंत एनर्जी फूड के देने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है तो फिर, तो सबसे पहले कि जब हम लोग क्या करते हैं कि फूड को लेते हैं मुंह में, तो पहले दांत से चबाते हैं, चबाने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर वो दांत से यहाँ पे हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब पेट में जब खाना पहुँच गया तो हमको एनर्जी पूरे बॉडी पार्ट को चाहिए। आपने पिछले साल पढ़ा होगा 9th क्लास में कि हर सेल को एनर्जी चाहिए होता है। तो हर एक सेल, मान लीजिए मेरा यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, और इस सेल को एनर्जी कैसे मिलेगा, जब कि हमने खाना पेट में खाया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब फूड जो होता है पेट में पहुँचता है वहाँ से टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इंजेक्शन, डाइजेशन या फूड लेने के प्रोसेस जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, अब जो फूड है हमारा पेट में पहुंच गया, उसके बाद क्या है कि फूड पेट में पहुंचने के बाद हर एक बॉडी पार्ट तक जाएगा। तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि उस फूड को हमारे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाते हैं, और सेल तक पहुंचाने का जो काम करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जिसका बात हम लोग आगे करेंगे। अब जब फूड पहुँच गया तो क्या फूड पहुँचे, फूड से ही एनर्जी मिलता है, तो जी नहीं। फूड भी क्या होता है कि वो उसका कंबशन होता है, वो टूटता है, और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। तो इस जो एनर्जी बनने का प्रोसेस है इसको हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। और जो लास्ट प्रोसेस है कि जो हमने खाना खाया उसमें जो भी चीज़ खाया वो सारे मटेरियल जो होते हैं हमारे इसेंशियल मटेरियल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं। तो वो या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, या गैसेस भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ को हमारा बॉडी क्या होता है कि वो डिस्चार्ज करता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के अंदर रह गया तो आपके बॉडी के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू आपका लाइफ प्रोसेस का। तो हमने बात किया क्या, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा हमने बात किया ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में ही बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे डाइजेशन का बात हमने किया, इंजेक्शन का बात किया, और भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपको। तो ये बात हुआ किस चीज़ का, ये 4 प्रोसेस, यही 4 प्रोसेस हमको पढ़ने हैं पूरे डिटेल में। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो आती है वो आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन है क्या, समझेंगे न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं बोल सकते हैं, कोई भी लिविंग बींग्स जो है वो अपना भोजन लेता है, उसको पचाता है और उसको यूज करता है अपने डेली कामों में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द outside and it digests it and uses the food into various activities like as life processes and external activities is known as nutrition। बोलता है कि वो सारे प्रोसेसेस जो कि खाना, इसको हिंदी आप समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। ठीक है, पोषण। पोषण कैसे होता है, तो हम लोग खाना खाते हैं, खाना का जो यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, ये सारे जो प्रोसेस हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। अब जो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बाद, वो पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसके कितने मोड होते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन को, वो 2 मोड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2 मोड। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। अब न्यूट्रिशन का 2 मोड कौन कौन होते हैं और मोड क्या है, तो मोड का मतलब होता है कि तरीका, न्यूट्रिशन को लेने, न्यूट्रिशन करने का जो तरीका है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रोपिक, एंड जो दूसरा है उसको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक। ठीक है, पहला क्या, ऑटोट्रोपिक, और दूसरा है हेटरोट्रोपिक। आज हम लोग जो बात करेंगे वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का बात करेंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, और आपको फिर देखने में भी थोड़ा बोर फील होने लगेगा। चलिए समझेंगे कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, तो ऑटोट्रोपिक का बात करेंगे तो ये जो ऑटोट्रोपिक वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ऑटो और दूसरा है ट्रॉफी। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफी का मतलब सिंथेसिस, मतलब सिंथेसाइज करना, मतलब बनाना। तो मतलब कि ऑटोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको हम बोलेंगे जो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करेंगे। क्या करें, खुद सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज। ठीक है, सिंथेसाइज का मतलब होता है खुद से बनाना। तो बोलता है क्या कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म हु सिंथेसाइज देयर ऑन फूड इज नोन एज ऑटोट्रोपिक्स। अब बात करेंगे सिंथेसाइज और मेक, 2 वर्ड है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेंगे ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। जैसे बात करें सिंथेसाइज और मेक में क्या डिफरेंस है, तो बात हम लोग कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर हम लोग भी तो घर पे खुद से खाना बना लेते हैं, मम्मी हमारी बना लेती है और मम्मी का बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो खुद से खाना बनाए उसको ऑटोट्रोपिक, और जो दूसरे का बनाया हुआ खाना खाए उसको हेटरोट्रोपिक। तो आप बोलेंगे कि मेरी मम्मी ऑटोट्रोपिक और हम लोग सब हेटरोट्रोपिक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मम्मी जो है खाना पकाती है, ठीक है, उसको कुकिंग करती है, उसको सिंथेसाइज नहीं करती है। आलू आपकी मम्मी नहीं बना देती है, चावल आपकी मम्मी नहीं बना देती है, आपको चावल को उबाल देती है मम्मी। ठीक है, तो चावल वो खेत में उगता है। इसका मतलब है कि आपकी मम्मी जो है खाना बनाती नहीं है, खाना पकाती है। ठीक है, और यहाँ पे खाना बनाने का बात हो रहा है, मतलब सिंथेसाइज का बात हो रहा है। तो वो जो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सुनेंगे कि ये जो खाना बनेगा वो किससे बनेगा। तो इनका जो खाना बनता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या, जिसमें कार्बन नहीं हो। अब इनऑर्गेनिक के बाद हम लोग एक और चैप्टर में करेंगे जो कार्बन कंपाउंड है, उसमें हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के डिफरेंस के बारे में। लेकिन यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या क्या है, यहाँ पे किस किस चीज़ को लेकर ये जो ऑटोट्रोपिक्स हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो किन किन चीज़ों से बनता है इनका फूड। तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हुआ, सॉरी इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें सनलाइट आ जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सारे चीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और इसका यूज करके जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक लाइन में फिर से कि द ऑर्गेनिज्म हु synthesize their own food by the simple inorganic material like as sunlight, carbon dioxide and water is known as autotrophic mode of nutrition and they are called autotrophs। यहाँ तक क्लियर।
अब सुनिए, एक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो होगा किसमें, कौन ऐसे लोग हैं जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो मेनली ग्रीन प्लांट्स में होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और इनको हम लोग ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं और खाना का प्रोड्यूस भी बोलते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक, तो ये जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये जो प्लांट्स हैं, ये जो आपके ऑटोट्रोप्स हैं, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब ये प्रोसेस कौन सा है, तो बहुत ही फैमिलियर है इस प्रोसेस से, आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस प्रोसेस को, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, तो आप समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस तो हमने बचपन में पढ़ रखा है कि ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फोटोसिंथेसिस आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको अच्छे से स्टडी करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपना जो फूड बनाते हैं, जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, वो किस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस है क्या भैया, हमको तो आज तक नहीं समझ में आया। हमने तो एक रटा डेफिनेशन याद कर लिया, उसी से एग्जाम में लिख देते थे, उससे पास हो जाते थे, मार्क्स मिल जाते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चीज़ों को आपको समझते चलना है। तो समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर फूड बनाया जाता है, तो सेम वही चीज़ है आपका फोटोसिंथेसिस भी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन अगर बात करें तो क्या हो सकता है कि बोलते हैं व्हेन द प्लांट कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सॉरी, मैंने फिर से इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। बोलते हैं कि व्हेन द प्लांट्स कन्वर्ट द simple inorganic material like as carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll into carbohydrate is known as photosynthesis। हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं या ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर वो अपने फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। अब सुनेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और दो चीज़ का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता प्लांट, जैसे कि सूखे पत्ते फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। अब सुनेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दो प्रेजेंस है, एक सनलाइट एंड एक क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ का होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ नहीं होगा। तो इसके लिए आपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, और एनसीईआरटी में आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी दिए हुए हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमने चार चीज़ की बात की। अब ये जो चार चीज़ है, ये जो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है, ये प्लांट्स को मिलता कहाँ से है, जो आप फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें यूज कर रहे हैं ये प्लांट्स को मिलता कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा हमारा सूर्य है, सनलाइट सबको देता है, प्लांट्स को क्यों नहीं देगा, उसको भी देगा। तो बोलता है कि सनलाइट जो है प्लांट्स को एटमोस्फेयर में सन से प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, तो क्लोरोफिल मिलता नहीं है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपने कुछ प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था क्लास 9th में, उसमें 3 टाइप का शायद प्लास्टिड आपने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये 3 प्लास्टिक थे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक प्लांट्स में जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो किसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। तो मतलब ये जो क्लोरोफिल है वो प्लांट्स में ऑलरेडी रहता है, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक, अब बात आया कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड भैया मिला कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको एटमॉस्फेयर से मिलता है। ठीक, अब बात हो रही है यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के अंदर कैसे चला गया। ठीक है, प्लांट्स कैसे उसको ले लिए, तो बात करूँ कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स में जाता है किसके थ्रू, तो
जो इसके लीव्स हैं उसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ठीक है, तो बोलता है क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमाटा के थ्रू जाता है प्लांट्स के अंदर, और जो वाटर है लास्ट जो है वाटर कहाँ से मिलता है? तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, ठीक है, वो रूट से क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। इसके बारे में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ कैसे आ जाता है, तो ग्रेविटेशन के खिलाफ है। ग्रेविटेशन तो अपने अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे कि जो रूट्स होते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये जो रूट्स है, ये जो मान लो रूट्स है, प्लांट्स रूट, ठीक है, ये प्लांट्स रूट है, और यहाँ पे मिट्टी है, ठीक, समझेंगे बात को। और ये आपका पौधा लगा हुआ है यहाँ पे ऐसा ऐसा, ठीक। अब सुनेंगे कि इसके अंदर प्लांट्स कैसे जाता है। तो आपने दो चीज़ वहाँ पे पढ़ा था, क्या? दो प्रोसेस, एक था आपका डिफ्यूजन और दूसरा था ऑस्मोसिस। जब यहाँ पे वाटर होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, और क्या होता है कि जब प्लांट बॉडी में वाटर का कमी हो जाता है, मतलब वाटर कम पड़ जाता है, तो इसके चारों तरफ पानी पानी है। तो मैंने एक थोड़ा सा ए लेता हूँ कि ये रूट है आपका, ठीक है, ये रूट है, ये प्लांट्स का रूट है, ठीक है, समझेंगे, ये रूट है आपका। अब इसके चारों तरफ वाटर है। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे चारों तरफ वाटर है, और जब इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसके अंदर मूव करेंगे, ठीक। जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इस टाइप का सॉल्यूशन, उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके आसपास, इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है कि जब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन वाटर का इसके अंदर कम हो जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। किधर? तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इधर जो वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, इधर भी हाई है, लेकिन इसके अंदर क्या है? लो है। इसका मतलब कि यहाँ जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक इसका जो आप देखेंगे रूट, उसके ऊपर एक लेयर होता है, एक स्किन होता है, ठीक है, जिसको हम बार्क बोलते हैं, उससे होक जाता है। तो ये जो है आपका बार्क वो एसपीएम की तरह बिहेव करता है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और जो मूवमेंट होता था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस बोलते थे। आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो इस ऑस्मोसिस के थ्रू जो प्लांट है वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से कुछ वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि वाटर को पूरे जो पत्ते हैं उस तक पहुंचाता है, जिसको हम लोग जाइलम पढ़ते हैं, और इसको बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ऐसे वाटर क्या होता है? ऐसे वाटर आपका प्लांट्स के अंदर जाता है। अब इस प्लांट के वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी चले जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि ये चीज़ मिल गया, चार चीज़ रॉ मटेरियल कहाँ से मिला। स्टोमाटा की बात हम लोग और करेंगे, या फिर कर लिया जाए? पहले कर लें, चलिए स्टोमाटा की बात भी कर लेते हैं कि स्टोमाटा कैसे काम करता है, या स्टोमाटा कैसे गैसेस को लेता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट। किसी भी ग्रीन प्लांट के सरफेस पे जो पत्ते होते हैं, एक मैंने पत्ता बना दिया यहाँ पे, येलो पत्ता है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो पोर्स हैं, इसी पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्स एक्चुअली में होते कैसे हैं, तो ये पोर्स का कुछ फिगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक ऐसा मैंने बना दिया और एक ऐसा मैंने बना दिया। ये जो छोटा स्मॉल होल है, मतलब पोर है, वो इसी टाइप का है। इस पे कुछ समझेंगे बात को थोड़ा सा। ये आपका है क्या? स्टोमाटा। समझेंगे क्या है कि इसके अंदर गैसेस कैसे आते हैं। तो ये जो स्टोमाटा है, ये जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये जो है आपका ओपन स्टोमाटा है, और ये जो आपका क्लोज स्टोमाटा है। देखिए बात को कि ओपन स्टोमाटा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो ये दोनों चीज दिख रहा है आपको, ये और ये दो चीज दिख रहा है,
दो चीज़ नहीं बोलते, जो ये दोनों साइड दिख रहा है आपको, इस पत्ते को मैं मिटा देता हूँ, देखेंगे कि ये चीज़ जो है, ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है जो छोटा छोटा, ये ग्रीन कलर का होता है, और यही आपका है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब समझेंगे कि ये जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो है स्टोमाटा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। देखिए फैलेगा और सिकुड़ेगा, और ये क्यों होता है, तो यहाँ पे वाटर के लॉस होने के कारण होता है कि जब इससे वाटर इसमें भर जाता है, जब इसमें पानी भर जाता है। एक बात और कि यहाँ पे एक्सचेंज करने, गैस के एक्सचेंज करने के अलावा इसका एक और काम होता है, और वो क्या होता है कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस करता है। जब इसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये जो है वाटर को लॉस करता है। जब इसमें वाटर मतलब भर जाता है तो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद इसका जो गार्ड्स है ये दोनों तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं, और खींचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गैस, यहाँ पे जगह बन जाता है, और इस होल के थ्रू गैस अंदर भी जाता है और इससे बाहर भी आता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो स्टोमाटा का दो मेन प्रोसेस, एक तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को कैसे लिया गया ये चीज़ करता है, और दूसरी बात यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स भी लॉस होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ना, ग्रेट अमाउंट बोल सकते हैं। और ये चीज़ आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इवापोरेशन काउच कूलिंग में भी पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि स्टोमाटा का दो काम, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दूसरा इट लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये था आपका स्टोमाटा। अब बात किया हमने कि गैसेस मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया प्लांट को, क्लोरोफिल उसके अंदर ही है, सनलाइट जो है उसी को मिल गया, और वाटर तो आपको रूट से मिलेगा। चार चीज उसको मिलेगा, कहाँ से मिले और कैसे मिले, ये सब बात आपको हमने बताया, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि क्या जो फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या इतना इजी प्रोसेस है कि तुरंत से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वाटर को लिया, क्लोरोफिल और सनलाइट तो है ही और बन गया? तो जी नहीं, ये जो चीज़ है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस, ये कोई इजी चीज़ नहीं है, ठीक है। इजी चीज़ मतलब इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसमें तीन जो घटनाएं हैं, तीन इवेंट्स हैं जो कि मेनली होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें तीन इवेंट्स होते हैं, और तीन इवेंट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कि व्हेन द प्लांट कन्वर्ट द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अब इसका अगर इक्वेशन बात करें हम, ठीक है, कि इसका जो मतलब केमिकल, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और वो कैसा होता है, तो हमने बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और किसको, वाटर H2O, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके प्रेजेंस में भैया, तो देखिए भैया किसके प्रेजेंस में, एक तो सनलाइट रहेगा ही, सनलाइट, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है क्लोरोफिल, ठीक है। ये दो चीज रहेंगे, लेकिन इसमें बनना क्या है, तो इसमें बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट, जो हम ग्लूकोज भी बोल देते हैं, C6H12O6, ये बना। और इसके अलावा और भी चीज बनते हैं, और वो होता है, एक होगा आपका ऑक्सीजन और दूसरा होगा आपका वाटर। अब समझेंगे बात को कि ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये आपका फोटोसिंथेसिस है। ये फोटोसिंथेसिस जो है, समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है। तो क्या ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन हो अचानक हो जाता है कि तुरंत सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिला, सब फटाक से बन गया आपका क्या, ग्लूकोज? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रोसेस को होने में भी क्या होता है कि कुछ और भी प्रोसेसेस हैं, कुछ इवेंट है, कुछ घटनाएं हैं जो कि होती है, उसके बाद ये प्रोसेस आपका होता है। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं जी, हम बैलेंसिंग पढ़ाया हुआ है चैप्टर 1 का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेंगे। इसको मैं बैलेंस करता हूँ, 6 रहते हैं, यहाँ पे 12 रख दूंगा मैं, और क्या कर सकते हैं, गुड, देख लेंगे, बैलेंस हो गया होगा, ये बैलेंस हो गया। तो ये प्रोसेस को होने में तीन मेनली प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो बोलते हैं कि द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व
इन द फोटोसिंथेसिस, या हम लोग बोल सकते हैं फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये 3 प्रोसेस क्या हैं तो हम लोग देखेंगे। जो पहला प्रोसेस है कि पहला जो काम होता है फोटोसिंथेसिस को होने में, वो क्या चीज़ है कि सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसको एब्जॉर्ब कौन क्या होता है, तो जो हमने यहाँ सबको देखा उसका सबका फंक्शन देख रहे हैं कि कैसे ही होता है। तो सबसे पहले कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट हमने बात की वो उसके द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, तो सेकंड प्रोसेस होता है द कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर दूसरी बात क्या होती है कि पहला बात लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, दूसरी बात क्या किया गया कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया गया, और इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि वाटर का डिकम्पोजिशन किया जाता है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, दूसरा द कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन होने के बाद उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट में 2 चीज बनते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट के अलावे बनता है एक्स्ट्रा, वो होता है एक ऑक्सीजन और दूसरा होता है आपका वाटर। ठीक है, अब ऑक्सीजन और वाटर तो साथ साथ बनते ही है, इसके बाई प्रोडक्ट है, और जो ऑक्सीजन बनता है इसको प्लांट यूज नहीं करता है, ये बाहर छोड़ देता है, और बाहर छोड़ने के बाद इसको हम लोग अपने ब्रीदिंग में लेते हैं। अब समझेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये 3 प्रोसेस जो है एकदम कॉमन है, और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द बेसिक 3 प्रोसेसेस या 3 इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आप इस तीनों पॉइंट को लिख सकते हैं एकदम अच्छे से। अब थोड़ा सा इसको हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से देख लेते हैं कि आखिर होता कैसे है। तो देखेंगे कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड था आपका, फिर क्या था, वाटर था। ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तो ऐसे ही रहता है, लेकिन ये जो होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर के फॉर्म में है वो टूट जाता है। मतलब ये क्या में टूट जाएगा, ये H2 + O2 में टूट जाएगा। ठीक, अब H2 और O2 में टूट जाएगा तो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पहले पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लेंगे कि क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो इससे जुड़ जाता है, CO2 से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि ये जो है आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते थे, रिडक्शन कैसे बोलते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या होगा, या तो हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, या तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, तभी तो रिडक्शन होगा। और ये इससे जुड़कर रिडक्शन करके क्या बना देता है, तो ये बनाता है आपका C6H12O6। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब बात आती है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो डे टाइम में मोस्टली होता है। ठीक है, मतलब दिन में बहुत तो होता है, कॉमनली होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में होते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो रात में करते हैं। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित लगेगा कि सनलाइट तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो दिन के दौरान, दिन में क्या करता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रात में होता है। अब बात करेंगे एक बात और कि यहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो कब करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं रात में। ठीक है, तो ये था आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।